वेलकम टू माय चैनल एडवोकेट क्लब। आज तक हम लोगों ने देखा है फ्रेंड्स बहुत सारी जगह सभी एक्ट के फास्ट रिवीजन है, बट महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट का ज़्यादातर हम लोग कुछ देखने नहीं मिलता है बिकॉज ये महाराष्ट्र इट मीन्स कि ये लोकल सब्जेक्ट है। तो आज एग्ज़ाम जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र के बहुत करीब आ चुकी है, जस्ट 12 मार्च, और हम लोगों के पास उतना कम टाइम है उसमें रिवीजन करने के लिए लास्ट मोमेंट पे मैं ये रैपिड रिवीजन या फास्ट रिवीजन जो है महाराष्ट्र रेंटल कंट्रोल एक्ट का आप लोगों के लिए प्रेजेंट कर रही हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टाइम वेस्ट किए बिना। महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999 ये कब इम्प्लीमेंटेशन में आया था फ्रेंड्स? ये आया था 31 मार्च 2000। याद रखने के लिए ईजी है, 31 मार्च 2000 को। सेक्शन 1 जो है ये इस बारे में हम लोगों को सेक्शन 1 जो है ये इस बारे में हम लोगों को बताता है। सेक्शन 1 बताया था कि दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999 एंड इट शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ महाराष्ट्र, नॉट होल ऑफ इंडिया। ये महाराष्ट्र में एप्लीकेबल होता है और केम इनटू फोर्स जो है उसका ये डेट है जो ऑफिशियल गैजेट का डेट था। एंड सेक्शन 2 बताता है फ्रेंड्स एप्लीकेशन किस किस पे ये एप्लीकेबल होगा। तो ये एप्लीकेबल होगा फ्रेंड रेसिडेंट पे होगा, एजुकेशन पर्पस के लिए होगा, बिजनेस, ट्रेड एंड स्टोरेज। एंड इसमें जो शेड्यूल जो दिए हुए हैं फ्रेंड पीछे, तो शेड्यूल 1 एंड 2 जो है यहाँ पर ये एप्लीकेबल होगा। बट इसी का जो दिया हुआ है फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं नीचे क्लॉज। तो ये गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करती है तो शेड्यूल जो है दिए हुए 1 एंड 2 जहाँ पे एप्लीकेबल होता है इसको नॉन एप्लीकेबिलिटी भी करवा सकती है। और फ्रेंड्स कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है हम लोग देखेंगे। स्पेशली ये जो होता है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो होता है, एग्री ओपन प्लॉट पे जो होता है, बैंक के लिए, गवर्नमेंट, इस तरह से बहुत सारी जगह पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। सेक्शन 2 ये बताता है। आगे चलते हैं फ्रेंड हम लोग सेक्शन 3 जो बात करता है एग्जम्पशन की। एग्जम्पशन 2 प्रकार के हैं इसमें दिए हुए। एग्जम्पशन 2 प्रकार के हैं इसमें, एक टोटल एग्जम्पशन होगा और एक पार्शियल एग्जम्पशन होगा। इसमें एब्सोल्यूट एग्जम्पशन नहीं है फ्रेंड, एक टोटल एग्जम्पशन है, एक पार्शियल एग्जम्पशन है। तो टोटल एग्जम्पशन में जो है फ्रेंड्स कुछ कैटेगरी आती है और पार्शियल में कुछ आती है। हम लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है कि टोटल एग्जम्पशन में कौन कौन आएगा और पार्शियल एग्जम्पशन में कौन कौन आएगा। तो फ्रेंड टोटल एग्जम्पशन में आता है गवर्नमेंट से जो बिलोंग करता है प्रीमाइसेस वो आएगा। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ गवर्नमेंट प्रीमाइसेस। और लोकल अथॉरिटी जो होती है, लोकल अथॉरिटी ये नहीं आएगा, नंबर 1। सेकंड है पब्लिक सेक्टर जो होगा इसकी अंडरटेकिंग होती है ना, वो इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट वन है मल्टीनेशनल कंपनी, इस पर टोटल एग्जम्पशन है फ्रेंड। मल्टीनेशनल कंपनी। नेक्स्ट वन होगा बैंक, इंटरनेशनल एजेंसी, सिक्स होगा कॉरपोरेशन जो होती है इस्टेब्लिश बाय अंडर डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल और स्टेट कॉरपोरेशन की बात आई है तो फ्रेंड याद होना चाहिए आपको 19 में कॉरपोरेशन ऐड किया गया था। कौन से आर्टिकल है वो, कौन सा अमेंडमेंट में कॉरपोरेशन आया था? 7। क्या वो कॉरपोरेशन था जो अमेंडमेंट से आया था? नहीं, बट हम लोग इससे वो लिंक कर सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी था वो, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो 97th अमेंडमेंट में आया था और ये आर्टिकल 19 में भी इंक्लूड है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो गया। और इसमें आया कोऑपरेशन तो मुझे कनेक्टिवली याद आ गया, तो मैंने आप लोगों को
शॉर्ट में दिखा दूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटी 97 अमेंडमेंट से आई थी। तो नेक्स्ट इसका है फॉरेन के जो मिशन होते हैं वो, इन सब पे टोटल एग्जाम्शन है। और हमारा जो पार्शियल एग्जाम्शन होगा तो किस किस पे होगा, इसमें सिर्फ 3 कैटेगरी आती है। फर्स्ट वन है पब्लिक पर्पस, जो प्रीमाइसेस होते हैं पब्लिक पर्पस, प्रीमाइसेस यूज फॉर पब्लिक पर्पस और रिलीजियस और चैरिटेबल नेचर एंड वेस्टेड इन ट्रस्ट। पब्लिक नेचर होना चाहिए, रिलीजन होना चाहिए, चैरिटेबल और ट्रस्ट में वेस्टेड हो, तो इनको पार्शियल एग्जाम्शन है। नेक्स्ट वन होगा हमारा पब्लिक पर्पस के जो चैरिटेबल नेचर के लिए होते हैं, पब्लिक पर्पस चैरिटेबल नेचर के जो होंगे, और जो एडमिनिस्ट्रेट हो गए लोकल अथॉरिटी के जरिए। थर्ड वन है प्रीमाइसेस वेस्टेड इन यूनिवर्सिटी एंड लेट नॉमिनल और कंसेशनल रेट पे हो गए। तो इन सब पे जो है फ्रेंड टेम्परेरी पार्शियल एग्जाम्शन होगा। फुल कर दूँगा आप लोगों को समझने के लिए। पार्शियल एग्जाम्शन, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का सेक्शन, नेक्स्ट है सेक्शन 4 फ्रेंड हम लोगों का। एंड सेक्शन 4 क्या बोलता है, पावर देता है ये सिर्फ। क्या पावर है इसमें फ्रेंड, स्टेट गवर्नमेंट का पावर होता है ये। ऑब्वियसली ये महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट है, तो इसमें जितने भी पावर्स है सब स्टेट के होते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट को क्या पावर है, इम्पोज करेगा वो कंडीशन। किस पे कंडीशन इम्पोज करेगा, वो कंडीशन इम्पोज करेगा किस पे करेगा, तो करेगा वो लोकल अथॉरिटी पे। लोकल अथॉरिटी पे कंडीशन इम्पोज करेगा एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग एग्जाम्शन, जब एग्जाम्शन ग्रांट होगा। एंड बस सेक्शन 4 इतना ही बताता है। नेक्स्ट सेक्शन 5 है। और जब हम लोगों ने यहाँ पर लोकल अथॉरिटी को एक कंडीशन जो इम्पोज की थी सेक्शन 4 में एग्जाम्शन ग्रांट करते समय, सेक्शन 5 बोलता है कि वो एग्जाम्शन अगर ब्रीच करते हैं, अगर एग्जाम्शन पर ब्रीच करते हो तो वो रुका दिया जाएगा, स्टॉप कर दिया जाएगा। तो सिर्फ सेक्शन 5 इतना ही बोलता है कि सेसेशन ऑफ एग्जाम्शन कब होगा, कभी एक किसी कंडीशन, कोई सी कंडीशन, एनी कंडीशन ब्रीच करते हैं तो स्टॉप हो जाएगा। और लोकल अथॉरिटी जो होती है, एग्जाम्शन जो ग्रांट होता है लोकल अथॉरिटी को, वो एब्सोल्यूट नहीं होता है। इसमें याद रखने लायक बात, एग्जाम्शन जो दिया है लोकल अथॉरिटी को वो एब्सोल्यूट नहीं होगा, नॉट एब्सोल्यूट। चलिए नेक्स्ट सेक्शन 6 जो बताता है, सेक्शन 6 बहुत प्यारा सब्जेक्ट है फ्रेंड, बहुत शॉर्ट है और अच्छे खासे मार्क दे जाता है, इसलिए इसको रिवाइज करना ज़रूरी है। सेक्शन 6 बताता है हम लोगों को फ्रेंड प्रोविजंस विद रिगार्ड टू स्टैंडर्ड रेंट नॉट टू अप्लाई टू सर्टन प्रीमाइसेस। कहाँ पर नहीं है, सिर्फ इतना ही बताता है फ्रेंड ये। तो किस पे नहीं है फ्रेंड, प्रोविजन स्टैंडर्ड रेट का जो है इंक्रीजेस एप्लीकेबल नहीं होता है। प्रीमाइसेस इज़ नॉट लेट और सबलेट फ्रॉम पीरियड ऑफ कंटिन्यूस मोर देन 12 ईयर। किसको, 12 ईयर से ज़्यादा जो होते हैं ना उसको सबलेट और रेट से देते हैं, कंटिन्यूस मोर देन 12 ईयर, तो उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा 7 सेक्शन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। डेफिनेशन का हर एक सेक्शन जहाँ पर भी दिया होता है जिस किसी भी एक्ट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रेंड्स। तो डेफिनेशन क्लॉज में अब हम जो है हमारी डेफिनेशन, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखते हैं फ्रेंड्स। सब डेफिनेशन हम लोग नहीं देखेंगे, साथ में मैं बताती चलूँगी सिर्फ आपको। फर्स्ट डेफिनेशन जो है कंपेटेंट अथॉरिटी का डेफिनेशन दे रखा है, इसमें कुछ नहीं बताया है। सेक्शन 40 में जो है कंपेटेंट अथॉरिटी, वही कंपेटेंट अथॉरिटी कहलाएगी, बस इतना ही बताया है फ्रेंड। नेक्स्ट है जो डेफिनेशन है हमारी आती है गवर्नमेंट अलॉटी, नॉट इम्पॉर्टेंट। थर्ड है लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन। फ्रेंड इसमें बहुत सारी जगह लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन दे रखी है, तो हर जगह पे अलग अलग है। हर एक डेफिनेशन लैंडलॉर्ड की आप लोग
साइड बाय साइड लिख के रख लीजिए शॉर्ट नोट्स की तरह। और मोस्ट ऑफ जो है नॉट अप्लीकेबल, लैंडलॉर्ड में जो अप्लीकेबल नहीं आएगा, जो लैंडलॉर्ड में नहीं आते हैं पर्सन, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए मेरे हिसाब से। अब तो आपको ईजी हो जाएगा, या फिर मैं आप लोगों को वो डिक्टेट कर दूँगी लास्ट में, आप वो एक लिस्ट बना लीजिए। तो यहाँ पर एक लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन दे रखी है। लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में कौन कौन आता है फ्रेंड्स? तो सिंपल है, जो रेंट रिसीव करता है, रेंट जो रिसीव करता है वो आएगा एक। और बिहाफ में जो रेंट रिसीव करेगा वो आएगा। इसमें फ्रेंड्स ट्रस्टी और गार्डियन भी आते हैं, इम्पोर्टेंट। ट्रस्टी और जो गार्डियन होते हैं फ्रेंड, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। और इसमें टेनेंट जो है, अगर वो सब टेनेंट क्रिएट करता है तो वो भी लैंडलॉर्ड की कैटेगरी में आ जाता है। तो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है फ्रेंड, डेफिनेशन नंबर 3। तो और जो डेफिनेशन है इसमें है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जो डेफिनेशन है 4 पॉइंट है इसमें एक्चुअली। तो वो डेफिनेशन जो सीपीसी में है वो सेम इधर आ जाएगी, इतना ही बताता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो उस पर कुछ इतना डिस्कशन करने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है कि है। आप फटाफट अपने यहाँ रिकॉल कर लीजिए कहाँ पर आता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव सीपीसी में। नेक्स्ट आता है लाइसेंस की डेफिनेशन। लाइसेंस ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फ्रेंड। जो इम्पोर्टेंट मैं डिस्कस कर रही हूँ। लाइसेंस मीन्स एनी पर्सन हु इज़ इन ऑक्यूपेशन। क्या होता है? ऑक्यूपेशन। हु इज़ इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी प्रीमाइसेस अंडर सब्सटेंटिव एग्रीमेंट ऑफ लाइसेंस। जो एक एग्रीमेंट के अंदर लाइसेंस में होता है वो। और इसमें इंक्लूड कौन नहीं होगा? डज नॉट इंक्लूड पेइंग गेस्ट। पेइंग गेस्ट जो होते हैं इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। एंड नेक्स्ट वन इंक्लूड नहीं होगा इसमें फैमिली मेम्बर। पेइंग गेस्ट किसी को बोलेंगे फ्रेंड? चलिए शॉर्ट आपको रीड कर लीजिए, फास्ट रिवीजन है तो मैं इतने डीप में नहीं जाना चाहूँगी। इसके बाद है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन यहाँ पर देखिए फ्रेंड। लोकल अथॉरिटी नेक्स्ट वन है इसमें पेइंग गेस्ट की डेफिनेशन, जो यहाँ पर आया था पेइंग गेस्ट। पेइंग गेस्ट की डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो उसमें सिर्फ इतना ही फ्रेंड्स। एनी पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ फैमिली एंड हु इज़ अ गिवन पार्ट ऑफ द प्रीमाइसेस ऑन विच लाइसेंसर रिसाइड इन लाइसेंसी जो लाइसेंसर जो होता है दिया हुआ जो पार्ट, उसमें अगर वो रहता है वो पेइंग गेस्ट कहलाएगा, जो कि फैमिली मेम्बर नहीं होगा। इतना ही बताता है पेइंग गेस्ट की डेफिनेशन, जो 7th में है। 7th में शायद हमने वहाँ पर छूट गया फ्रेंड्स, सॉरी। हाँ, 7 में आता है पेइंग गेस्ट। पेइंग गेस्ट क्या आएगा इसमें? नॉट फैमिली मेम्बर। नेक्स्ट आता है 8। क्या है सर? परमिटेड इंक्रीजेस। परमिटेड इंक्रीजेस इट मीन्स इंक्रीज द रेंट। इंक्रीज द रेंट। नेक्स्ट वन है प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस की डेफिनेशन में क्या बताता है? प्रीमाइसेस डज नॉट इंक्लूड रूम्स और अदर अकोमोडेशन इन होटल और एंड लॉजिंग हाउस। जो भी लॉजिंग के जो होटल होते हैं इसमें क्या इंक्लूड नहीं है? सॉरी, नॉट इंक्लूड होटल एंड लॉज। बस इतना याद रखना जरूरी है इसमें। नेक्स्ट इसमें जो है फ्रेंड्स सेक्शन 10 नंबर का जो पॉइंट है हमारा सेक्शन 7 में प्रीमाइसेस रिक्विजिशन। एलेवन प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब बाय रूल, जो भी है तो प्रिस्क्राइब बाय रूल। बाय रूल रिपील्ड एक्ट है ये, नॉट नेसेसरी। 13(1) जो है ये है रूल्स। रूल्स कौन से होते हैं? जो इस एक्ट में दिए हुए हैं वो रूल्स। 14 है स्टैंडर्ड रेंट।
स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट क्या होगा? जो रेट फिक्स किया जाएगा कोर्ट के ज़रिए उसको स्टैंडर्ड रेंट कहा जाएगा। लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन आ गई। लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन हम लोगों ने कहा देखी थी फ्रेंड्स, पॉइंट याद रखा कीजिए। कौन से पॉइंट में था लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन? पॉइंट नंबर 3 में। 3 में था लैंडलॉर्ड और 15 में है टेनेंट। तो टेनेंट कौन होगा? उसका लैंडलॉर्ड का अपोजिट, जो पर्सन, टेनेंट मीन्स एनी पर्सन by whom or on whose behalf rent of any premises is payable and include person who is a tenant person, who is a deemed tenant भी आएगा इसमें। who is a deemed tenant कहाँ पर बताया है? सेक्शन 25 में बताया हुआ है कि deemed tenant किसको कहा जाएगा। तो टेनेंट या deemed tenant दोनों में से कोई भी हो सकता है। deemed tenant, सब टेनेंट एंड टेनेंट, ये 3 प्रकार इसमें आएंगे। शॉर्ट में लिख देती हूँ। 25 को डिस्कस करते समय वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। टेनेंट आएगा इसमें फ्रेंड्स, टेनेंट, डीम्ड टेनेंट, और एक आएगा सब टेनेंट। जो टेनेंट के अंडर में नेक्स्ट टेनेंट रखा जाता है उसको बोलेंगे सब टेनेंट। इसके बाद फ्रेंड्स आता है क्या इसके बाद कुछ? तो टोटल कितने हो गए? टोटल हमारी 15 डेफिनेशंस जो है, डेफिनेशन सेक्शन 7 में महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट पे दे रखी है। और अब एक पॉइंट आप लोगों ने शायद नोटिस किया हो ना, तो आई डोंट नो, तो हम लोग जब डेफिनेशन देखते हैं ना फ्रेंड, मोस्ट ऑफ डेफिनेशन हमारे लोगों के जितने भी डायरेक्ट है, मोस्ट ऑफ डेफिनेशन ना ए से स्टार्ट होती है, बीच के कुछ अल्फ़ाबेट मिस हो गए, लास्ट तक जाएगा। थोड़ा सा आप नोटिस कीजिएगा, मुझे बताना चाह रही हूँ उसको शायद समझ में आए, फिर आपको उसकी लिंक में क्या बताना चाहेंगे। इसमें तो पी के बहुत सारे थे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो 7 से 11 तो पी है, फिर बाद में आर के 2 आएंगे, फिर एस, फिर टी, दैट्स इट। इस तरह से 15 डेफिनेशन। चलिए फ्रेंड्स, टाइम नहीं हम लोगों के पास, हम लोग आगे चलते हैं। जो हमारा सेक्शन 8 है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सेक्शन 8 क्या बताता है? कोर्ट में फिक्स स्टैंडर्ड रेट। सेक्शन 8 कोर्ट क्या करता है? स्टैंडर्ड रेट फिक्स करता है। कोर्ट में फिक्स स्टैंडर्ड रेट। कब आएगा ये? किन किन मामलों में करेगा? जब का होगा नॉमिनल रेंट होगा तब करेगा। रेंट फ्री प्रीमाइसेस होगा कोई तब करेगा। डिस्प्यूट चल रहा होगा पार्टीज में, डिस्प्यूट चल रहा होगा किस बारे में? स्टैंडर्ड रेंट के बारे में। स्टैंडर्ड रेंट या फिर प्रीमाइसेस इंक्रीजेस, सॉरी परमिटेड इंक्रीजेस, जब इसके बारे में चल रहा होगा फिर दोनों में डिस्प्यूट तब होगा। या फिर ऑलरेडी कोई डिस्प्यूट चल रहा होगा कोर्ट में, इफ़ देयर इज़ नो एविडेंस टू असर्टेन रेंट ऑन विच प्रीमाइसेस वेयर लेट, मतलब कोई असर्टेन उसका कोई एविडेंस नहीं मिल रहा होगा, नो एविडेंस कि कितना है रेंट, असर्टेन कितना हो रहा है, असर्टेन नहीं कर पा रहे हैं, तब कोर्ट क्या करेगा? ये 4 पॉइंट जब आते हैं तो कोर्ट स्टैंडर्ड रेंट जो है फिक्स करके देगा। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 9। सेक्शन 9 क्या बताता है फ्रेंड? एंड इम्पॉर्टेंट फ्रेंड, ये जो स्टैंडर्ड रेट कोर्ट फिक्स कर रहा है इसमें कोई अपील नहीं होगी, नो अपील। कोर्ट अगर फिक्स करता है ना, और तो इसमें और कब जो टेनेंट है उसको ना डिपॉजिट करना होता है कोर्ट में अमाउंट। टेनेंट फेल्स, टेनेंट अगर फेल हो जाता है अमाउंट डिपॉजिट करने में, द कोर्ट देन उसमें कोई अपील नहीं होगी। सेक्शन 8 में नो अपील। देन नेक्स्ट सेक्शन 9। सेक्शन 9 सिर्फ इतना ही बोलता है, नो एप्लीकेशन फॉर स्टैंडर्ड रेंट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। और वो सर्कमस्टांसेस क्या होंगे? जहाँ कोर्ट ने ऑलरेडी फिक्स करके रखा है स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट फिक्स बाय कंपेटेंट कोर्ट। कंपेटेंट कोर्ट ने रेट फिक्स करके रखा है ऑलरेडी, तो आपका सेक्शन 9 बताता है कि
कोई भी एप्लीकेशन इंटरटेन नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन उसमें कोई फ्रॉड होगा, एक्सेप्शन इसका आएगा, एक्सेप्शन फ्रॉड, कोलूजन और कोई एरर आता है तब वो कंसिडर किया जा सकता है। बट उसके बगैर कंप्यूटर अथॉरिटी फिक्स करती है रेंट, तो उसके बाद कोई भी इंटरटेन नहीं किया जाएगा नेक्स्ट एप्लीकेशन। उसके भी एक्सेप्शन है, हम लोगों के लॉ में बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, हर एक्सेप्शन का एक्सेप्शन मिल जाएगा। तो ऐसे ही सेक्शन 9 के एक्सेप्शन ये आता है कि कोलूजन होगा, फ्रॉड होगा, एरर होगा तो वो इंटरटेन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं होगा इंटरटेन। नेक्स्ट है सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या बोलता है फ्रेंड हमारे, रेंट इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। जब रेंट जितना है कोर्ट में फिक्स किया हुआ है स्टैंडर्ड रेंट, अगर उसको हम लोग एक्सेस करते हैं, उससे ज़्यादा लेते हैं, एक्सेस रेंट, ये पनिशेबल है, पनिशेबल। और फ्रेंड ये जो है ये एक ही सेक्शन है जो नॉन कॉग्निजेबल है, ट्रायबल बाय JMFC होता है ये। और इसकी पनिशमेंट जो है 3 मंथ है और 5,000 इसका फाइन होगा। चलो इतना ही है सेक्शन 10 में याद रखने के लिए। इसका एक हम लोग लास्ट में चार्ट बनाते हैं, कितनी पनिशमेंट किस सेक्शन में दी हुई है, लास्ट में चार्ट बना दूँगी मैं आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को ईजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने के लिए। तो लास्ट तक बने रहिए। नेक्स्ट है सेक्शन 11। सेक्शन 11 में बोलता है इंक्रीज़ इन रेंट एनुअली। एनुअली कितना इंक्रीज़ कर सकते हो आप रेंट, एनुअली 4%। याद रखिए एग्जाम पर पॉइंट बन सकता है कितने % इंक्रीज़ होगा, 4%। लेकिन अगर कोई इम्प्रूवमेंट करते हैं, वो भी कैसे, 70% टेनेंट जो है उनके परमिशन से, तो इंक्रीज जो होगा वो लीगल होगा। अदरवाइज सेक्शन 10 में देखा हमने कि इलीगल होगा, पनिशेबल होगा, इलीगल होगा अगर एक्स्ट्रा लेते हैं तो। 11 क्या बोलता है, 4% बढ़ा सकते हो, वो इलीगल नहीं होगा। और कब इलीगल नहीं होगा, 70% टेनेंट की मर्ज़ी के बाद आप कुछ करते हो इम्प्रूवमेंट, कि उन लोगों ने बोला कि हाँ मुझे करा के दे दो, और उसके बाद आप इम्प्रूवमेंट करते हो तो आप उससे बढ़ा के ले सकते हो एक्सेस में रेंट, उसका कोई इशू नहीं आएगा। और इसमें प्रोवाइडेड दैट क्या बोलता है फ्रेंड्स, कि इम्प्रूवमेंट और स्ट्रक्चर अल्टरेशन डू नॉट इंक्लूड एनी रिपेयर विच लैंडलॉर्ड इज़ बाउंड टू मेक। क्या है इसमें फ्रेंड्स, लैंडलॉर्ड जो होता है अगर वो बाउंड है रिपेयर करने के लिए, पानी लीकेज हो रहा है, लाइट नहीं आ रहा है, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम अगर आते है इट इज़ रिपेयर करने के लिए बाउंड है, देन इट इज़ ऑल्सो लीगल। तो यहाँ पर वो एक्स्ट्रा जो है एक्स्ट्रा रेंट नहीं ले सकता, इलीगल हो जाएगा यहाँ पर। ये भी 11 में क्या है, 4% इंक्रीज़ कर सकता है, इम्प्रूवमेंट को बढ़ा सकता है, उसका एक्सेप्शन क्या आएगा, अगर वो बाउंड है रिपेयर करने के लिए कुछ और वो नहीं कर रहा है तो उसमें वो रेंट बढ़ाने की नहीं बोल सकता। सेक्शन 12 क्या बोलता है फ्रेंड, इंक्रीज इन रेंट ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ रेट्स ETC। जो टैक्सेस वगैरह बढ़ते हैं, 10 क्या बोलता है कि बढ़ा नहीं सकते हो, बढ़ाते हो तो पनिशमेंट। और बाद में उसके एक्सेप्शन क्या बोलते हैं, 11 बोलता है कि 4% बढ़ा सकते हो, 70% की परमिशन लेके बढ़ा सकते हो, लेकिन एक्स्ट्रा जो रिपेयर करना था वो करते हो तो उसको नहीं बढ़ा सकते हो। सेक्शन 12 क्या बोलता है, कोई टैक्सेस वगैरह बढ़ते हैं, कोई भी टैक्सेस बढ़ते हैं रेवेन्यू के वगैरह, तो उस टाइम पे बढ़ा सकते हो। कोई रिपेयर करते हो जो ज़रूरी है उस टाइम पे बढ़ा सकते हो। इसमें कौन से आएंगे, इंक्रीजेज ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज ऑफ टैक्स वगैरह। इफ स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी जो होती है, कौन कौन होता है, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट और दूसरा होता है लोकल अथॉरिटी। इन लोगों ने रेंट अगर बढ़ा दिया है, टैक्स वगैरह कुछ लगाया है, तो वहाँ पर रेंट बढ़ा सकते हैं, वो इलीगल नहीं होगा। ग्राउंड रेट का क्या क्या होगा, सेल्स टैक्स बढ़ता है, वाटर चार्जेस जो लगते हैं, वाटर चार्जेस,
इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस होते हैं। इसमें कोई चेंजेस आता है, इसमें इंक्रीज़ होता है। ये चार जो प्रकार है इसमें अगर इंक्रीज़ होता है, किसके ज़रिए? स्टेट गवर्नमेंट के ज़रिए, तो यस तभी वो बढ़ा सकता है रेंट। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 13। सेक्शन 13 क्या बोलता है फ्रेंड्स? सडन इंक्रीजेस इन रेंट एक्सेप्टेड। अभी जो 11 और 12 हम लोगों ने जो दो देखा फ्रेंड्स, 11 और 12, इसमें जो रेंट बढ़ रहा है 13 सिर्फ इतना बताता है कि सेक्शन जो 11 और 12 में जो रेंट बढ़ रहा है वो इलीगल नहीं होगा, वो बस लीगल होगा। ये जो रेंट बढ़ रहे हैं सेक्शन 11 12 में, इट इज़ नॉट इलीगल। बस इतना ही बताता है सेक्शन 13 में, कुछ नहीं बताता है। नेक्स्ट होता है हमारा सेक्शन 14। सेक्शन 14 क्या बोलता है फ्रेंड्स? लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है टू कीप प्रीमाइसेस इन गुड रिपेयर। क्या है लैंडलॉर्ड की ड्यूटी? प्रीमाइसेस को गुड रिपेयर देना। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो टेनेंट के पास क्या राइट है? वो एक 15 डे का नोटिस देगा। ये डेज इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो याद में रखिए लास्ट मोमेंट पे 15 डे का एक नोटिस देगा, नोटिस देना टेनेंट को। और अगर वो नहीं करता है उसके बाद भी अगर लैंडलॉर्ड फेल्स, देन वो खुद से जो रिपेयर है, वो रिपेयर जो है वो टेनेंट खुद कर लेगा। रिपेयर वो खुद से कर लेगा। कौन कर लेगा? टेनेंट खुद से कर लेगा। बट उसके जो चार्जेस लगे हैं वो रिकवर कर सकता है कितने % से? पूरा की पूरा रेंट नहीं, उसका कट नहीं करेगा। वो हो सकता है वो उसी पे डिपेंड हो लैंडलॉर्ड, इसलिए 1/4 जो होता है एनुअली, वो क्या करेगा? 1/4 एनुअली उसके रेंट में से डिडक्ट करेगा और 15% इस पर इंटरेस्ट भी ले सकता है। बस नेक्स्ट वन हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है फ्रेंड्स। चैप्टर फर्स्ट हमारा इस तरह से ख़त्म हुआ, सेकंड ख़त्म हो गया। नेक्स्ट आता है चैप्टर थर्ड। चैप्टर थर्ड जो है चैप्टर थर्ड जो स्टार्ट होता है सेक्शन 16 से, सॉरी सेक्शन 15, सेक्शन 15, और ये एक ही सेक्शन है फ्रेंड चैप्टर थर्ड में, सेक्शन 15। चलिए क्या बताता है सेक्शन 15 हम लोग देखते हैं। सेक्शन 15, सेक्शन फेवरेट हमारा 15 है रूल अगेंस्ट फॉरफीचर या फिर रिलीफ अगेंस्ट फॉरफीचर। रिलीफ अगेंस्ट फॉरफीचर क्या रिलीफ है फ्रेंड? हम लोगों को देखते हैं इसमें क्या है। वंस अ टेनेंट ऑलवेज अ टेनेंट। एक बार टेनेंट बन गया वो हमेशा टेनेंट रहेगा, इसलिए लोग रेंट पे देने को डरते हैं। 15 में सिर्फ इतना याद रखना, एक बार वो टेनेंट बन गया तो परमानेंट टेनेंट। बट कब उसको परमानेंट टेनेंट वो नहीं रहेगा, कब निकाल सकता? सिर्फ इतना ही है इसमें कि रेंट जब बढ़ा देते हैं इंक्रीज़, अगर वो रेंट पे नहीं कर रहा है, सॉरी इसमें क्या बोलता है, अगर वो रेंट जो है टेनेंट जो है रेंट पे नहीं कर रहा है, नॉट पे, टेनेंट रेंट पे नहीं कर रहा है, ये एक ही ग्राउंड है लैंडलॉर्ड को सूट फाइल करने के लिए। इसकी डेफिनेशन किस तरह से दे रखी है फ्रेंड्स? नो टेनेंट shall be evicted if he pays or ready to pay or is willing to pay standard rent and permitted increases and also observe term and condition, जो भी term and condition है लैंडलॉर्ड की और of the tenancy which are consist with the provision of this act, जो भी इस एक्ट में दी हुई है वो सब अब फुलफिल करता है तो उसको जाने की निकलने की कोई गरज नहीं है। और क्या? नो सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड ऑफ इविक्शन ऑफ द टेनेंट ऑन द ग्राउंड दैट नॉन पेमेंट ऑफ रेंट। अब इसमें वो रेंट जब पे नहीं कर रहा है तभी वो उस लैंडलॉर्ड जो है उसका मकान होने के बावजूद भी वो उसको रिमूव सूट दाखिल नहीं कर सकता। कब नहीं दाखिल कर सकता? उसको एक 90 डेज़ का नोटिस देना पड़ेगा। कितना? एक 90 डे का नोटिस देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? टेनेंट को, कि तुमने रेंट नहीं दिया है और अब तुम क्या करो? घर खाली करो। जैसे हम देखते हैं एक टेनेंट है, उसने 90 पहले तो वो रेंट दे नहीं रहा 90 डेज़
के लिए, तो उसने क्या किया, एक 90 डेज का, किसने किया, ये लैंडलॉर्ड ने एक नोटिस दे दिया। 90 डेज कंप्लीट होने के बाद भी अगर टेनेंट जो है वो फेल होता है, टेनेंट फेल, अगर उसने रेंट नहीं दिया तो वो सूट फाइल करेगा लैंडलॉर्ड कोर्ट में, एंड उसके बाद कोर्ट एक 90 डेज़ का नोटिस निकालेगा। और नोटिस पीरियड कब से स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स में, सर्विस ऑफ समन्स जब हो जाएगा, सर्विस ऑफ समन्स से 90 डेज़ कंसिडर करेगा कोर्ट। और इन बिटवीन ये 90 डेज़ के अंदर अगर टेनेंट आ जाता है और आकर वो पे करता है तो कोर्ट उसको पोजीशन वापस दे देगा, टेक पोजीशन, अगर वो पे करता है। अगर वो इसके बाद भी आता नहीं है, फेल होता है, ये फेल, तब कहीं जाके लैंडलॉर्ड को पोजीशन वापस मिलेगा, अदरवाइज लैंडलॉर्ड को पोजीशन वापस नहीं मिलेगा। बस सेक्शन 15 इतना ही बताता है फ्रेंड्स। इसमें इम्पॉर्टेंट है ये 90 डेज़ की जो नोटिस पीरियड है और ये 90 डेज़ जो है सर्विस ऑफ समन्स है, ये दो याद रख लीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सेक्शन चैप्टर 6 ख़त्म हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर आता है अपना, नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 बोलता है रिकवरी ऑफ पोजीशन, रिकवरी ऑफ पोजीशन, रिकवरी ऑफ पोजीशन। इसमें कितने सेक्शंस है फ्रेंड, इसमें आते हैं 16 से 22 सेक्शन। बस इसका हम बाइफिकेशन करते हैं अभी 20 सेक्शन। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन 16। ये सबसे बड़ा सेक्शन है हमारे महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट। इसको हम छोटा करने की कोशिश करते थे, कैसे हम लोग इसको छोटा कर सकते। चलिए तो हम लोग देखते हैं इसमें जो सेक्शन 16 का सब क्लॉज 1 में जो ए है वो बताता है डैमेजेस, और डैमेजेस में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा ये भी इसमें दे रखा है फ्रेंड। क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है डैमेजेस में, रिपेयरिंग जो होती है टाइल्स की, यहीं पर इसको हम लोग साथ में पढ़ लेते हैं। जो टाइल्स की रिपेयरिंग होती है, रिप्लेसिंग ऑफ टाइल्स, ये डैमेज में इंक्लूड नहीं होगा। और नेक्स्ट वन क्लोजिंग बालकनी जो है उसको भी डैमेजेस में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और इसमें एक बताता है फ्रेंड पॉइंट याद रखने लायक, जो टोपा का 108 है हमारा, टोपा पता होगा आप लोगों को, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का सेक्शन 108 का ओ सब क्लॉज ओ जो है, टेनेंट एक कोई भी डैमेज और डिस्ट्रक्शन प्रीमाइसेस को कॉज करता है, उसके सेक्शन 108 टोपा का क्या बोलता है, कमिट एनी एक्ट विच इज़ परमानेंटली इंजूरियस, परमानेंटली जो इंजूरियस करता है तो वो जो है 108 बोलता है। तो इस तरह से जो होता है डैमेज में वो, बट इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा, ये दो इंक्लूड नहीं होगा डैमेजेस में। नेक्स्ट वन है 1B, 16 का 1B परमानेंट स्ट्रक्चर, इरेक्शन करना, इरेक्शन ऑफ परमानेंट। नेक्स्ट वन जो है फ्रेंड इरेक्ट परमानेंट स्ट्रक्चर। इसके भी कुछ एक्सेप्शन है फ्रेंड, एक्सेप्शन इसके भी हैं, एक्सेप्शन की एक लिस्ट है पूरी। परमानेंट स्ट्रक्चर में क्या क्या नहीं आएगा इसकी लिस्ट है फ्रेंड इसमें, तो परमानेंट स्ट्रक्चर में इसमें नहीं आएगा। जो म्यूनसिपालिटी की अथॉरिटी होती है, म्यूनसिपालिटी की अथॉरिटी अगर वो बोलता है कुछ करने के लिए, तो वुडन का जो पार्टीशन होता है वो परमानेंट स्ट्रक्चर में नहीं आएगा, क्योंकि उनका प्लेटफॉर्म, फोर्थ वन है डोर विंडो, जो वेंटिलेशन के लिए जो भी चीज़ चाहिए होती है हमको, वो भी परमानेंट स्ट्रक्चर में नहीं आएगा। फायर है सीलिंग, जो फॉल्स सीलिंग होती है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। एयर कंडीशन,
इसमें कोई परमानेंट स्ट्रक्चर तो हो नहीं रहा है इसके, ये इसमें एक्सक्लूड किया हुआ है, जो एग्जॉस्ट होते हैं आउटलेट के लिए जो भी। और लास्ट वन है एट चिमनी, स्मोक चिमनी जो होते हैं किचन का, ये जो भी है ये इसका एक सेक्शन है, इसका सेक्शन 16 सब प्लस 1 बी का। अब नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा इसमें सी क्या है, न्यूसेंस। अगर कोई न्यूसेंस क्रिएट होता है तब टेनेंट अगर कोई गिल्टी करता है फॉर न्यूसेंस और एडजॉइनिंग नेबर के साथ कोई बदतमीजी, और इफ ही यूजेस प्रीमाइसेस फॉर इलीगल पर्पस, कोई भी इलीगल पर्पस के लिए अगर वो प्रीमाइसेस यूज़ करता है, इलीगल पर्पस, तो उसको इरेक्शन का राइट आ जाएगा। 1C के बाद आता है डी, नोटिस टू क्विट। खुद से अगर टेनेंट नोटिस देता है तो मैं छोड़ रहा हूँ, नोटिस टू क्विट, और उसके बाद लैंडलॉर्ड किसी और को दे देता है जगह रेंट से, तभी वो वापस आने का नहीं बोल सकता। 1E आता है उसके वास्ते अनलॉफुल सबलेटिंग, कॉन्ट्रैक्ट में कहीं लिखा नहीं था और अनलॉफुली उन्होंने सबलेट कर दिया, सबलेटिंग, तभी वो प्रीमाइसेस लीगल नहीं होगा, वापस लेने के लिए कैपेबल हो रहना है। एक के बाद आता है फ्रेंड्स एफ में है सेसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसके आगे सेक्शंस भी दिए हुए हैं फ्रेंड। सेसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का एक सेक्शन आता है, अगर हम लोगों को याद होगा तो सेक्शन 22, सर्विस ख़त्म हो जाने के बाद जो सेसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, सर्विस ख़त्म हो गई और ऐसे उसको निकाल दिया जाएगा, उधर 1 मंथ का एक नोटिस देना पड़ता है, 1 मंथ का टाइम पीरियड है। और उसके बाद आता है सब प्लस 1, उसके बाद आएगा जी में बोनाफाइड, पर्सनल बोनाफाइड एप्लीकेशन होना चाहिए लैंडलॉर्ड, पर्सनल बोनाफाइड एप्लीकेशन। तो इसका भी आगे फ्रेंड सेक्शन दे रखा है, सेक्शन 20। अगर हम लोग देखते हैं इसमें बताता है बोनाफाइड ऑक्यूपेशन, लेकिन अगर वो 1 साल के तक लिए तक नहीं रहने नहीं जाता है तो वो इलीगल किस तरह से होगा, ये हम आगे देखेंगे। तो जी कितनी भी 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल जो है 7 सेक्शन 16 में सब क्लॉज दे रखे हैं। ये शॉर्टकट नोट से फास्ट डे यूज़ करने के लिए, फास्टली रीड करने के लिए। पहले क्या डायना जैसे उसके 2 सेक्शन, कौन सा रिपेयरिंग टाइम्स क्लोजिंग है, दूसरा इरेक्शन ऑफ परमानेंट स्ट्रक्चर करता है तो क्रिएटर इनके डायलॉग निकाल देगा। अगर परमानेंट स्ट्रक्चर में कौन कौन सा नहीं आएगा तो ये डेफिनेशन सीखेंगे, तो परमानेंट स्ट्रक्चर में नहीं आएगा। थर्ड न्यूसेंस को क्रिएट करता है, टेनेंट जो इलीगल प्रीमाइसेस वगैरह रखता है, कुछ इलीगल काम करता है तो वो नेबर को परेशान होकर कुछ करता है तो उसमें क्या होगा कि न्यूसेंस करता है तो टेनेंट को निकाल दिया जाएगा। रिमूवल इसमें जो दिया हुआ है सब कुछ सेक्शन 16 में क्या है हमारे लैंडलॉर्ड पोजीशन को रिकवर कर सकता है, तो लैंडलॉर्ड इन 7 ग्राउंड पोजीशन रिकवर कर सकता है। अनलॉफुल से उसमें किराया रेंट से पीछे रख दिया अनलॉफुली तो वो हो जाएगा कि सेसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, फिर पर्सन बोनाफाइड होगा अगर लैंडलॉर्ड को, तब वो अपना रिकवरी जो है पोजीशन का कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन सेक्शन 16। और फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट और एक बात ये है, सॉरी सेक्शन 16 में एक पॉइंट रह गया, सेक्शन 2 जो है इसमें कंपेरेटिव हार्डशिप का जो है एक क्लाउज दिया हुआ है, कंपेरेटिव हार्डशिप किसको होगी, जो डिग्री होती है एविक्शन की वो पास नहीं करेगा कोर्ट ग्राउंड के ऊपर पर्सनल बोनाफाइड को, तब एप्लीकेशन कोर्ट अभी सेटिस्फाइड होगा कि हाँ सेटिस्फेक्शन ऑफ कोर्ट को होता है कि किसको ज़्यादा बोनाफिशियली न्यूज़ में किसको बोनाफाइड मिल ही सकती है, लैंडलॉर्ड को किसका ज़्यादा नुकसान होगा उसमें, लैंडलॉर्ड का होगा हार्डशिप किसको होगी, लैंडलॉर्ड को होगी या टेनेंट को होगी, ये देखेगा कोर्ट और उसके हाथ पे वो एविक्ट करेगा या फिर वैसे ही रहने देगा सेटिस्फाइड कोर्ट, किस किस पावर है कोर्ट का, कोर्ट को सेटिस्फाइड होगा तब वो रिन्यू करेगा या फिर रहने देगा। यहाँ पर एक लैंडलॉर्ड का जो फ्रेंड्स डेफिनेशन है उसको एक्सप्लेनेशन में कर रखा है यहाँ पर, और ये डेफिनेशन में जैसे मैंने पहले
बोला था लैंडलॉर्ड में कौन कौन इंक्लूड नहीं होते, नॉट इंक्लूड फ्रेंड्स, याद रखिए, नॉट इंक्लूड लैंडलॉर्ड में, नॉट इंक्लूड लैंडलॉर्ड कौन कौन नहीं आएगा। तो इसमें 3 पर्सन है जो लैंडलॉर्ड के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होंगे। फर्स्ट है रेंट फार्मर, सेकेंड है रेंट कंट्रोलर, एंड थर्ड है स्टेट मैनेजर। ये तीनों जो होते हैं ये डेफिनेशन में नहीं आएंगे लैंडलॉर्ड के। अभी हमने जो देखा फ्रेंड्स इसमें से जो है एच नेक्स्ट वाला हमारा जो सेक्शन है ये जो इम्पोर्टेंट है रिविक्शन के ग्राउंड ये 7 है फ्रेंड। इसमें और भी ग्राउंड्स आते हैं एक्स्ट्रा, हम जो इम्पोर्टेंट से वो दिखा है। आगे की भी चाहो तो मैं शॉर्ट में दिखा देती हूँ, उसको भी आप देख लीजिए। यस फ्रेंड्स, बाकी जो HIJKLMN इतने टोटल जो 16 के हमारे सब क्लॉज हैं वो मैंने शॉर्ट में दे दिए। एज बताता है रिपेयर के लिए रिमूव कर सकते हैं, डिमोलिशन करना है, बिल्डिंग तोड़ना है, कुछ करना है तो कर सकते हैं, फ्लोर बढ़ाना है बिल्डिंग के तो खाली करवा सकते हैं। ये टेम्प्रेरी है, ये परमानेंट है। जितना भी मैंने जी तक दिया आपको ये परमानेंट इविक्शन करा सकते हैं। और ये जो सब बाकी के हैं ये टेम्प्रेरी इविक्शन के ग्राउंड आएंगे। म्यूनसिपल अथॉरिटी ने बोल दिया कि इमीडिएट डिमोलिश करना ज़रूरी है तो IK में आ जाएगा। न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है IL में आ जाएगा। अब न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे तो उसको वापस से ला सकते हैं, यस ला सकते हैं, कहाँ ला सकते हैं वो हम आगे देखते हैं। और 1M में बताता है एक्सेस रेंट जब सबलेट जो रखता है लीगली और उसके ऊपर रेंट जितना टेनेंट ने लैंडलॉर्ड ने जितना रेंट टेनेंट को कहा है उससे ज़्यादा वो सब टेनेंट से रिसीव कर रहा है सबलेट से, तब वो इविक्शन का ग्राउंड होता है। और अगर वो जो भी प्रॉपर्टी है रिमूव करने के बाद यूज़ नहीं करता है 6 मंथ तक, 6 मंथ फ्रेंड जो मंथ वगैरह आ रहे हैं उसको याद रखिए आप अच्छे से, 6 मंथ तक अगर वो नहीं करता है यूज़ उसको तो वो ग्राउंड नहीं होगा रिपेयरिंग का। 16 का 2 बोलता है हार्डशिप किसको है कोड वो देखेगा और उसके ऊपर फाइनलाइज करेगा कि वो टेनेंट को देगा या लैंडलॉर्ड को देगा वो पोजीशन जगह का। और कौन कौन इंक्लूड नहीं होता लैंडलॉर्ड के डेफिनेशन में, तो रेंट फार्मर, रेंट कंट्रोलर और स्टेट मैनेजर ये लैंडलॉर्ड के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होते, हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं फ्रेंड, इसका पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इसका सेक्शन 16 का सबसे बड़ा सेक्शन फ्रेंड ये लोग, लेकिन हम लोग जिस तरह से देख रहे शॉर्ट में तो शायद आप लोगों को इजी हो जाए। इसका जो 16 का सब क्लॉज 3 है इसमें बताता है कि टेनेंट कब नहीं एक्वायर कर सकता है, लैंडलॉर्ड जो है एक्वायर नहीं कर सकता अपनी जगह कब, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पोजीशन में हो तो, सेंट्रल गवर्नमेंट को लेट की हो तो वो रिकवर नहीं कर सकता पोजीशन। और इसमें नेक्स्ट है फ्रेंड इसका जो 4 क्लॉज है 16 का 4 क्लॉज है वो क्या बताता है, JH जो ग्राउंड स्पेसिफाई कर रखी है 16 के 1 क्लॉज के सब क्लॉज H और I में ओपिनियन ब्रैकेट करना रिपेयर के लिए वगैरह इविक्शन जो करना होता है वो नेसेसरी है क्या वो देख के वो डिसाइड करेगा कोर्ट, वो हम अगले सेक्शन में देखते हैं। इसके साथ साथ मुझे लगता है सेक्शन डील कर लेना चाहिए हम लोगों को। ठीक है चलिए कंटिन्यू कर। तो सेक्शन 16 का सब क्लॉज 4 जो है फ्रेंड ये सेक्शन 70 से कनेक्ट होता है। 16 का सेक्शन 70 से क्या हो रहा है, हमारा H और I क्या थे हमारे ग्राउंड, रिपेयर के और डेमोलिशन के ग्राउंड थे। तो रिपेयर के और जो रिपेयरिंग का ग्राउंड है वो आता है सेक्शन 17 में। आगे 17 में क्या आता है फ्रेंड, कोर्ट पहले तो पूछेगा किससे, टेनेंट से कि तुम नई जो बिल्डिंग बनेगी रिपेयर के बाद की उसमें आना चाहते हो क्या, सॉरी टेनेंट को। परमिशन लेगा। अब उसके बाद क्या होगा, कोर्ट रिकॉर्ड करता है इलेक्शन टेनेंट का कि टेनेंट ने हाँ कहा अगर तो कोर्ट रिकॉर्ड करता है। और लैंडलॉर्ड जो है फ्रेंड, लैंडलॉर्ड को रिपेयर कंप्लीट होने के पहले 2 मंथ पहले कंप्लीटेशन के टेनेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा।
इन्फॉर्म टेनेंट। और उसमें क्या ग्राउंड आएगा फ्रेंड्स, एक 30 दिन के अंदर टेनेंट को जो होता है, टेनेंट जो है, लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को 2 मंथ पहले कह दिया कि काम हो रहा है, 2 मंथ पहले तुम आना चाहते हो क्या, और टेनेंट जो है 30 डे का नोटिस देगा। 30 डे नोटिस की रिसिप्ट से, सॉरी, कहाँ से आएगी 30 डे? फ्रॉम नोटिस ऑफ रिसिप्ट। ये भी छोटे छोटे पॉइंट पूछ लिए जाते थे। ये जो नोटिस ऑफ रिसिप्ट है, यहाँ से 30 दिन में वो टेनेंट जो है लैंडलॉर्ड को बता देगा कि वो आना चाहता है या नहीं, इंटीमेशन उसका, और उसके साथ साथ 1 मंथ का जो है रेंट भी वो डिपॉजिट कर देगा। और ऐसा करने से अगर टेनेंट फेल हो जाता है तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर जो लैंडलॉर्ड है वो फेल हो जाता है, कौन? जो लैंडलॉर्ड है हमारा, जो हमारी बिल्डिंग है, उसको जो तोड़ने में जो है वो फेल हो जाता है, कब तक? 1 मंथ तक अगर वो उसका काम जो है स्टार्ट नहीं करता है तोड़ने का, या और रीजनेबल टाइम में वो काम कंप्लीट नहीं करता है, रीजनेबल टाइम, तो टेनेंट जो है हमारा, इसको क्या राइट आ जाएगा? 1 ईयर के अंदर ये एप्लीकेशन लगा सकता है कोर्ट में उसका पोजीशन वापस लेने के लिए। कब? अगर लैंडलॉर्ड रीजनेबल टाइम या 1 मंथ में कंप्लीट नहीं कर पाता है तो 1 ईयर का एप्लीकेशन लगाने के लिए लिमिटेशन मिलेगा इसको, और वो अपना पोजीशन वापस ले सकता है कोर्ट से। और अगर ऐसा करने में वो फेल होता है, इसमें पनिशमेंट भी है फ्रेंड्स, ये सेक्शन में कितने मंथ की, सब मोस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड को पनिशमेंट दे रखी है महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट में। टेनेंट की सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी सिर्फ 2 जगह पे कुछ उसको फाइन वगैरह लगाया हुआ है, तो रीजनेबल, उसकी कोई अमाउंट, कोई इम्प्रिजनमेंट वगैरह कुछ नहीं दे रखा है। बस लैंडलॉर्ड के लिए सब मोस्ट ऑफ 3 मंथ है, 5000, 1000 इस तरह से उसकी फाइन्स दे रखी है। लाइक इसमें भी दे रखा है कि लैंडलॉर्ड अगर फेल होता है कंप्लाई करने के लिए, कौन होता है? पनिशमेंट किसको है इसमें भी? लैंडलॉर्ड। पनिशमेंट जिसमें भी आएगी समझ जाना लैंडलॉर्ड के लिए पनिशमेंट है। अगर लैंडलॉर्ड फेल हो जाता है तो उसको 3 मंथ की इम्प्रिजनमेंट मिलेगा और जो है 1000 रुपीज़ का फाइन, और बोथ होगा। ये कॉग्निजेबल है फ्रेंड्स, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ओके, तो इस तरह से इसमें 70 हमारा कंप्लीट होता है। अभी हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं फ्रेंड। कंटिन्यू की जितने भी आगे 18, 19 सेक्शन है ये 16 पे डिपेंड करते हैं, तो अब हम हमारा 18 जो सेक्शन है वो देखते हैं फ्रेंड्स, इसके 16 को कनेक्ट करते हुए। नेक्स्ट सेक्शन है फ्रेंड हमारा सेक्शन 18 जो है फ्रेंड, रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ फॉर ऑक्यूपेशन, खुद के लिए जो बोनाफाइडली रिक्वायर करता है, ये बताया गया था हम लोगों को सेक्शन 16 के सब क्लॉज 1 GHIJ में, जो हमने यहाँ देखा था। पर्सनल बोनाफाइड ऑक्यूपेशन, रिपेयर, डिमोलिशन, रेजिंग ऑफ फ्लोर, ये सब जो है पर्सनल बोनाफाइड है, उसके बेनिफिट के लिए ना, रिपेयर कर रहा है, डिमोलिश कर रहा है, बिल्डिंग को नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो इन सब के लिए है सेक्शन 18 इसके सपोर्ट में। और सेक्शन 18 बताता है फ्रेंड्स, अगर लैंडलॉर्ड जो है पर्सनल बोनाफाइड के लिए लेता है और वो फेल हो जाता है, क्या होता है? लैंडलॉर्ड फेल हो जाता है 1 मंथ में एक्वायर करने के लिए, 1 मंथ तक वो यूज़ नहीं करता है, या फिर 1 ईयर तक उसको सबलेट नहीं करता है, रिलेट नहीं देता है, तो इतना दिन तो अगर वो यूज़ नहीं कर रहा है खुद के पर्सनल बेनिफिट के लिए बता के, इट मीन्स उसने झूठ बोल के लिया है, तो टेनेंट जो है हमारा, इसको राइट मिल जाएगा 13 मंथ के लिमिटेशन के साथ कि वो कोर्ट में जाकर बोल सकता है कि मुझे मेरा पोजीशन वापस दो, रिस्टोर द पोजीशन बाय टेनेंट, रिस्टोर पोजीशन रिस्टोर कर सकता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है फ्रेंड्स, सिर्फ ये 1 मंथ
लैंडलॉर्ड फेल होता है तो 1 ईयर, और टेनेंट का जो लिमिटेशन है वो 13 मंथ का, सेक्शन 18 में। बस इसमें इतना इंपॉर्टेंस फ्रेंड। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट सेक्शन हमारा। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड सेक्शन 16 का सब क्लॉज 6 जो है उसमें बताता है कि सेक्शन 16 का सब क्लॉज 1 में आई जे में क्या था फ्रेंड हम लोगों का, रिमेंबर आई जे डिमोलिशन और रेजिंग ऑफ फ्लोर जो करना था। ये किस में आया फ्रेंड, ये 18 में भी आया है ऑलरेडी कि वो पर्सनल बोनाफाइड रिक्वायरमेंट के लिए ले रहा है या नहीं ले रहा है, लेकिन इसको आईआरजे को अलग से भी डिफाइन कर रखा है क्योंकि डिमोलिश करने के लिए और जो नई बिल्डिंग क्रिएट कर रहा है, रेस कर रहा है फ्लोर, उसके लिए अगर वो जब कर रहा है तो उसके पास जो नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए लाइक परमिशन वगैरह सब है या नहीं कोर्ट ये देखेगा, इसके लिए सेक्शन है ये फ्रेंड। तो इसमें 19, 20 और 21 को हमको रीड विथ करना पड़ेगा इसके साथ में। और सेक्शन क्या बोलता है 16 का 6 फ्रेंड, लैंडलॉर्ड जब रिकवर होगा, एंटाइटल होगा रिकवर करने के लिए पोजीशन, रिकवर कर रहा है पोजीशन अफोरसेट ऊपर जो हमने कहा है वो ग्राउंड के ऊपर, तो इसमें आएगा फ्रेंड क्या क्या उसको नेसेसरी पड़ेगा। तो उसमें क्या लगेगा उसको सफिशिएंट कोर्ट देखेगा कि उसके पास सफिशिएंट फंड है या नहीं है, सफिशिएंट फंड है या नहीं है उसके पास। नेक्स्ट कोर्ट देखेगा प्लान का सैंक्शन है क्या उसके पास, सैंक्शन लेना पड़ता है ना किसी बिल्डिंग को बनाने तोड़ने के पहले, ऐसा कोई सैंक्शन ले रखा है या नहीं ले रखा है उसने। 1 मंथ तक उसने बिल्डिंग को डिमोलिश करना स्टार्ट किया है या नहीं किया है, डिमोलिशन का जो वर्क है वो उसने स्टार्ट किया है या नहीं किया है। नेक्स्ट है उसमें फ्रेंड 15 मंथ तक उसने कंप्लीट किया है या नहीं किया है वर्क। इसमें एक रूल है फ्रेंड्स, एक सेकंड में आपको ना डायग्राम में दिखा देती हूँ, इजी हो जाएगा थोड़ा। यस, रिकवर पोजीशन ये थी ABC, सफिशिएंट फंड होना चाहिए, प्लान होना चाहिए, म्यूनसिपैलिटीज़ के जो रेगुलेशन है उसके भरपाई करना चाहिए उसने, उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। और डी जो हमारा बोलता है 16(6) का अंडरटेकिंग देना चाहिए उसने कोर्ट को। और अंडरटेकिंग क्या देना चाहिए लैंडलॉर्ड ने कोर्ट को कि वो 1 मंथ में जो है ये बिल्डिंग है जो उसका डिमोलिशन का जो वर्क है 1 मंथ में वो स्टार्ट कर देगा और 3 मंथ तक वो डिमोलिशन का जो वर्क है वो कंप्लीट कर देगा। एंड यहाँ से 15 मंथ में जो है वो न्यू बिल्डिंग का जो वर्क है वो कंप्लीट कर लेगा। और अगर वो नहीं कर पाता है तो 3 मंथ से ऐसे करते हुए वो एक्स्ट्रा के 12 मंथ कोर्ट से काम नहीं हुआ या कोई सफिशिएंट ग्राउंड होगा तो वो दिखा के कोर्ट से वो एक्स्ट्रा टाइम ले सकता है। कब तक ले सकता है मैक्सिमम वो ले सकता है सिर्फ 12 मंथ तक एक्स्ट्रा, मतलब 15 + 12 मंथ मिलते हैं उसको वो काम कंप्लीट करने के लिए। ऐसा वो अंडरटेकिंग कोर्ट को देता है कि मैं इतने टाइम में कर दूंगा ये सब कुछ। और उसको टेनेंट को भी सही से वापस आने के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसका टाइम भी देना चाहिए कि वो आना चाहिए। ये जो डिस्ट्रैक्शन करने का काम है वो स्टार्ट करता है। मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है फ्रेंड्स, आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी रख लीजिए बस है। 1 मंथ में काम स्टार्ट करना डिमोलिशन का वर्क कंप्लीट कर देना 3 मंथ में। और जो न्यू बिल्डिंग है डिमोलिश के बाद की उसका वर्क जो है 15 मंथ तक कंप्लीट कर देना चाहिए। एक्स्ट्रा 3 मंथ करके कितना टाइम मिलेगा, 12 मंथ तक उसको टाइम मिलेगा। 3 मंथ ऐसा करके 12 मंथ एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, एक्स्ट्रा टाइम। सेक्शन 19 बताता है इसके रिगार्डिंग में, अगर 1 मंथ तक जो हमने देखा था ये 1 मंथ तक ये कंप्लीट नहीं करता है, डिमोलिशन काम स्टार्ट नहीं करता है 1 मंथ तक, तो टेनेंट का राइट है कि वो नोटिस देगा लैंडलॉर्ड को। टेनेंट क्या करेगा, नोटिस देगा लैंडलॉर्ड को कि मेरा पोजीशन वापस मुझे दे दो, रिकवर करने के लिए नोटिस देगा। और उसको लिमिटेशन है टेनेंट के पास कि वो 6 वीक तक कोर्ट में एप्लीकेशन कर सकता है, एप्लीकेशन टू कोर्ट पोजीशन वापस लेने के लिए। अगर उसने 1 महीने में काम स्टार्ट नहीं किया, किसने, लैंडलॉर्ड ने 1 महीने तक काम अगर स्टार्ट नहीं किया तो टेनेंट के पास राइट है कि वो नोटिस देगा पहले तो टेनेंट को कि वो
नोटिस देगा टेनेंट को कि वो मुझे रिकवर करके दे दे पोजीशन वापस। अगर वो नहीं करता है तो टेनेंट के पास क्या है, 6 वीक का टाइम है कि वो 6 वीक का टाइम है कि वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है पोजीशन रिकवर करने के लिए। और अगर लैंडलॉर्ड ऐसा नहीं करता है तो उसको यहाँ पर भी पनिशमेंट होगी। और पनिशमेंट क्या है उसकी पनिशमेंट होगी, अगर वो फेल्स हो जाता है या ऑर्डर कंप्लाई करने के लिए कोर्ट का, तो यहाँ पर 30 दिन है फ्रेंड्स, 30 डेज़ की पनिशमेंट होगी एंड उसको फाइन होगा 5,000 का। और बोथ नेक्स्ट सेक्शन 20 टेनेंट को राइट है नोटिस देने का लैंडलॉर्ड को, उसका इंटेंशन बताने का कि न्यू बिल्डिंग जो होती है, न्यू बिल्डिंग में वो वापस जाना चाहता है। इसकी वो नोटिस देगा लैंडलॉर्ड को और वो नोटिस होगी कितनी फ्रेंड, 6 मंथ की। यहाँ पर नोटिस का पीरियड सबसे ज़्यादा दिया हुआ है। न्यू बिल्डिंग में वो वापस जाना चाहता है ऐसा लैंडलॉर्ड को वो नोटिस देगा। नोटिस कौन देगा, टेनेंट। कितने मंथ की नोटिस देगा वो, 6 मंथ की नोटिस देगा। कब से देगा वो, जब वो उसका पोजीशन डिलीवर करता है तब से 6 महीने के अंदर वो उसका इंटरेस्ट बता देगा कि वो वापस आना चाहता है न्यू बिल्डिंग में। पोजीशन डिलीवर। सेक्शन 21 भी रिलेटेड है फ्रेंड। 21 में क्या बताता है, लैंडलॉर्ड को 3 महीने पहले काम कंप्लीट होने के टेनेंट को नोटिस देना पड़ेगा। कितने दिन पहले, ये हमारा लैंडलॉर्ड है, ये हमारा टेनेंट है, तो 3 मंथ बिफोर काम कंप्लीट होने के, बिफोर कंप्लीटेशन ऑफ वर्क, 3 महीने पहले क्या करेगा लैंडलॉर्ड, टेनेंट को नोटिस देगा कि वो ऑक्यूपाई कर ले। और यहाँ से 1 मंथ के अंदर, 1 मंथ में क्या है, टेनेंट को बताना पड़ेगा कि वो प्रीमाइसेस ऑक्यूपाई करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। यहाँ पर हर जगह पूरे महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट में अभी तक हमने देखा कि लैंडलॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पनिशमेंट है हर जगह। यहाँ टेनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है फ्रेंड्स। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने 1 मंथ के अंदर वापस जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है, उसको बताना पड़ेगा कि वो ऑक्यूपाई करना चाहता है या नहीं करना चाहता है 1 मंथ में। अगर वो फेल हो जाता है ऐसा करने से, तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, इसी ग्राउंड पे। और अगर इसमें सेकंड ग्राउंड आता है, अगर लैंडलॉर्ड ऐसा नहीं करता है तो टेनेंट के पास राइट होता है 1 ईयर तक कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करने का, कोर्ट में एप्लीकेशन लगाने के लिए 1 ईयर तक। अगर वो कंप्लाई करता है कंडीशन को, अगर नहीं करता है तो टर्मिनेट हो जाएगा। अगर कंप्लाई करता है तो 1 ईयर का उसको टाइम मिल जाएगा। अब इसमें अगर लैंडलॉर्ड फेल होता है तो लैंडलॉर्ड को पनिशमेंट मिलेगी। लैंडलॉर्ड की पनिशमेंट यहाँ पर भी आएगी और लैंडलॉर्ड को पनिशमेंट कितनी होगी, 3 मंथ या 5,000 का फाइन होगा, या बोथ, अगर लैंडलॉर्ड फेल होता है तो। नेक्स्ट सेक्शन है फ्रेंड हमारा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है स्पेशल प्रोविज़न। एक्चुअली सेक्शन 22 जो है वो पहले का जो हमने चैप्टर देखा था उसी का भाग था। कौन सा चैप्टर देखा था हमने, चैप्टर 4 में ही आता है सेक्शन 22, बट ये स्पेशल प्रोविज़न है जो चैप्टर 5 के साथ इंक्लूड होता है। सेक्शन 22, 23 एंड 24 ये स्पेशल प्रोविज़न है। और ये स्पेशल प्रोविज़न जो है ये कहाँ पर ये फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट कुछ होने पे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या है आगे दे रखा है फ्रेंड, वो भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या बोलता है, फर्स्ट वाला सेक्शन 22 देखते हैं हम लोग। एम्प्लॉयमेंट, जो मैंने पहले बोला था आपको, याद होगा आपको, तो सेक्शन 22 में एम्प्लॉयमेंट सीज हो जाएगी तो टर्मिनेट करना पड़ेगा टेनेंट को। और उसको कितना टाइम है, 1 मंथ का टाइम हुआ, इतना ही है सेक्शन में। सिर्फ क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक टेनेंसी होती है कंटिन्यू ड्यूरिंग, जब तक एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू है तब तक वो कंटिन्यू रहेगी। लैंडलॉर्ड का राइट है और हार्डली वो 30 डे का जो है वो नोटिस, अगर वो नहीं करता है खाली टेनेंट को, तो एम्प्लॉयमेंट पे जो भी टेनेंट है तो वो उसको 30 दिन का नोटिस देगा रिमूव करने के लिए। एंड उसके बाद
कोर्ट में सूट फाइल करेगा ऐसे कुछ। चलिए नेक्स्ट, इतना ही है सेक्शन में। सेक्शन 22 जो है, सॉरी सेक्शन 23 है नेक्स्ट। आर्म फोर्स, गवर्नमेंट सर्वेंट, ये जो होते हैं इनके लिए स्पेशल प्रोविज़न दिया हुआ है यहाँ पर। और इसमें मेंबर कौन से हैं फ्रेंड्स, किसको दिया हुआ है स्पेशल प्रोविज़न? ये एक आर्म फोर्स के जो मेंबर होते हैं, आर्म फोर्स के मेंबर, साइंटिस्ट, एटॉमिक एनर्जी, और यूनियन, स्टेट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के जो लोग होते हैं वो, ये सब पर्सनल बोनाफाइड के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। ये हो गए। और इसमें कौन आएगा? यूनियन, स्टेट, पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग में जो होते हैं ये लोग क्या कर सकते हैं? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को एप्लीकेशन कर सकते हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को एप्लीकेशन कर सकते हैं। पर क्या होना चाहिए? बोनाफाइड रिक्वायरमेंट होना चाहिए, बोनाफाइड रिक्वायरमेंट होना चाहिए। और रिटायरमेंट के, और जो गवर्नमेंट सर्वेंट है इसमें स्पेशली गवर्नमेंट सर्वेंट जो हो गए, ये रिटायरमेंट के 1 ईयर बाद, कब? रिटायरमेंट के 1 ईयर बाद, सॉरी 1 ईयर के अंदर, विद इन 1 ईयर एप्लीकेशन करेंगे। और जो आर्म फोर्स के मेंबर हो गए, जो आर्म फोर्स के मेंबर हैं ये विद इन 5 ईयर करेंगे एप्लीकेशन। ओके। और इसमें होता है फ्रेंड्स, इन लोगों को जब अगर फाइल करना है सूट तो 1 मंथ एंड 5 मंथ का ये लिमिटेशन है इनका। और स्पेशल 2 में फुलफ़िल करना होता है इनको क्राइटेरिया। फर्स्ट होता है कि इनको सर्टिफिकेट लगाना होता है कि वो मेंबर थे, इस तरह से कुछ ऐसा सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा इनको एक, और वो अफिडेविट के साथ देना पड़ेगा, ऑन अफिडेविट, विदाउट अफिडेविट के नहीं होगा अफिडेविट। ओके, ये 2 उसके कंडीशन है। और ये जो है समरीली चलता है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करती है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी समरीली चलाती है, समरीली चलाती है और इविक्ट करके दे देती है इनको एज सुन एज पॉसिबल। इन्होंने इतना गवर्नमेंट के लिए, हम लोगों के लिए इतना टाइम दिया है, तो इनको प्रॉब्लम ना इशू हो क्रिएट हो बोलकर वो समरीली प्रोसीडिंग चलाती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और इविक्शन करके दे देती है उनको प्रीमाइसेस एज सुन एज पॉसिबल। नेक्स्ट आएगा इसमें फ्रेंड, यहाँ पर फ्रेंड फिर से ना लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 23 में। लैंडलॉर्ड के सेक्शन 23 में उसका हेडिंग ही है मेंबर ऑफ आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन, साइंटिस्ट और देयर सक्सेसर इन इंटरेस्ट। अब सक्सेसर इन इंटरेस्ट लैंडलॉर्ड में इंक्लूड किया है। और सक्सेसर इन इंटरेस्ट कौन होगा? स्पाउस और फैमिली मेंबर। यहाँ पे वो भी थोड़ा सा लिख देते हैं हम लोग, सक्सेसर इन इंटरेस्ट। सक्सेसर इन इंटरेस्ट जो हो गए वो लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में इंक्लूड हो गए, लैंडलॉर्ड के डेफिनेशन में जो है वो इंक्लूड हो जाएगा। और सक्सेसर इन इंटरेस्ट किसको बोलेंगे? जो स्पाउस है, अगर साथ का उसका जीवंत जिंदा है अगर उसका स्पाउस, तो वो हो जाएगा उसके मरने के बाद। या फिर स्पाउस अगर उसका डेथ है तो फैमिली का कोई भी मेंबर वो सूट फाइल कर सकता है, एनी मेंबर ऑफ फैमिली, एनी फैमिली मेंबर, वो भी इसके डेथ के बाद। अगर स्पाउस है तो स्पाउस को, अगर नहीं है तो एनी फैमिली मेंबर। अब इससे कनेक्टेड आता है फ्रेंड्स सेक्शन 48। अगर लैंडलॉर्ड फेल्स हो जाता है कोर्ट ने देने के बाद, कौन? हमारा जो लैंडलॉर्ड है ये फेल हो जाता है, लैंडलॉर्ड फेल टू ऑक्यूपाई प्रीमाइसेस और रीलेट प्रीमाइसेस विद इन 2 ईयर। 2 ईयर तक अगर वो ऑक्यूपाई नहीं करता है प्रीमाइसेस, यहाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम, स्पेशल लैंडलॉर्ड है ना इसलिए यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा टाइम है। इधर लोकल में हम लोगों को इतना टाइम नहीं दिया गया था, 1 ईयर दिया गया था और 1 मंथ तक दिया गया था, आपको याद होगा। तो यहाँ पर होता है 2 ईयर का टाइम, स्पेशल लैंडलॉर्ड होने के कारण। ओरिजिन टेनेंट तो इसमें क्या कर सकता है? 2 ईयर तक अगर वो रिलेट मतलब ऑक्यूपाई नहीं करता है तो टेनेंट को क्या राइट है?
टेनेंट एप्लीकेशन करेगा कोर्ट में 25 मंथ, यहाँ पर इसको टाइम कितना है 25 मंथ तक वो क्या करेगा कोर्ट में एप्लीकेशन करेगा रिकवरी के लिए। और लैंडलॉर्ड जो फेल हुआ है तो उस पर अगर ऐसा करने से कोर्ट के बोलने के बाद भी वो रिकवर करके नहीं देता है पोजीशन, फेल होता है लैंडलॉर्ड, तो उसको यहाँ पर पनिशमेंट होगी। कितनी होगी यहाँ पर पनिशमेंट? उसको 3 मंथ की होगी, 3 मंथ पनिशमेंट। और यहाँ पे इम्प्रिजमेंट जो है फ़ाइन बोला है सिर्फ, यहाँ पे फ़ाइन की कोई अमाउंट नहीं दे रखी है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट सेक्शन स्पेशल का 24। सेक्शन 24 जो है वो सिर्फ लीवर लाइसेंस पे जो हम लोग देते हैं उसके बारे में बात करता है। और क्या रेसिडेंशियल पर्पज़ होना चाहिए, इंपॉर्टेंट में से इतना ही है इसमें, रेसिडेंशियल पर्पज़ होना चाहिए। और जितना लीज का टाइम है उसका उतने पीरियड तक उसको टाइम होगा, उसके बाद वो उसको रिमूव करवा सकता है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लाइसेंस पीरियड। लैंडलॉर्ड इंटाइटल है रिकवर करने के लिए पोजीशन, रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए देना चाहिए और एक लाइसेंस पे देना चाहिए। ये एक्सपायर हो गया इसका टाइम तो वो रिकवर कर सकता है, रिकवर पोजीशन, लैंडलॉर्ड रिकवर पोजीशन। और ये एप्लीकेशन भी कहाँ होगा? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास होगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास ये एप्लीकेशन करेगा और अगर वो नहीं रिकवर करता है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको रिकवर करा के दे देंगे। और सेक्शन में सक्सेसरी इंटरेस्ट इंक्लूड टेनेंट जो हमने ऊपर देखा वो बताता है कि सक्सेसरी इंटरेस्ट जो है इंक्लूड है टेनेंट में, बट यहाँ पर भी डेफिनेशन दे रखी है कि नॉट इंक्लूड बताया है यहाँ पे स्पेशल। और नॉट इंक्लूड कौन बताया है इसमें? तो बताया टेनेंट। टेनेंट को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा, टेनेंट को लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में और सब टेनेंट को नॉट इंक्लूड टेनेंट और सब टेनेंट काय में? लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में, नो लैंडलॉर्ड। और जो रजिस्ट्रेशन होता है इसका लाइसेंस का, ये जो रजिस्ट्रेशन होता है ये मस्ट रिटर्न होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए फ्रेंड, रजिस्टर्ड होना चाहिए और राइटिंग में होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। और ये लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है उसको रजिस्टर करके लेना रिटर्न में, कंक्लूसिव प्रूफ होता है ये फ्रेंड्स। और ये मस्ट है, लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है कि वो करके ले इसको। और हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसको लिमिटेशन कितना है लाइसेंस के लिए, तो याद रखिए फ्रेंड्स इसमें कोई लिमिटेशन नहीं दिया हुआ है लाइसेंस के लिए, नो लिमिटेशन, इसमें कोई लिमिटेशन इंक्लूड नहीं होता है सेक्शन 24 में। यहाँ तक हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 6। थोड़ा सा लेंदी हो रहा है चैप्टर, आई नो फ्रेंड्स, बट नेसेसरी है, इतना तो डीप में जाना पड़ेगा अदरवाइज कुछ समझ नहीं आएगा। ये तो हम एक काम करते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट में 24 तक हमने देख लिया, डिटेल में देख लिया अच्छे से, रैपिड रिवीजन हुआ, फास्ट रिवीजन के बजाय हमने इसको फुल कर दिया। और अब आगे के जो प्रोविज़न है ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। 2 पार्ट में ख़त्म कर दूँगी मैं महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।